हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने ही एकेडमी रावत एकेडमी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी द्रोणा सीरीज और एकलव्य सीरीज चल रही है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दमदार टॉपिक जिसका नाम है विमाएं डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट, नीट में इसके 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार डायमेंशंस होते क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विमाएं होती है वे घातें होती हैं, पावर्स होती हैं, जिन्हें हम किसी भी राशि के मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किस पर चढ़ाते हैं, किस पर रेज करते हैं, मूल मात्रकों पर। तो चलिए मैं इसकी एक बार परिभाषा लिख देता हूं कि विमाएं वे घातें होती हैं, विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें किसी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, रही बात नोट्स की, तो आपको हम रंग बिरंगे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब जिसको भी नोट्स चाहिए वो बस कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, उसी व्हाट्सएप नंबर पे हम नोट्स की पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास विमाओं की सिंपल डेफिनेशन, जो क्या कहती है कि विमाएं एक प्रकार की घातें होती हैं जिन्हें हम किसी भी राशि के मात्रों को व्यक्त करने के लिए किस पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रों को पर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सिंपल विमाएं लिख देता हूं। देखो 5 से 7 विमाएं आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक विमाएं होती हैं जिन्हें याद रखना जरूरी होता है। फिर अगर आपको मात्रक पता है तो आप उनके आधार पर क्या है विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, विमाओं को आगे डिस्कस करने के लिए मैं एक बार ये देखूंगा कि हमारी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि आज हमारे पास कैमरामैन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये वीडियो है ये शूट हो रही है रात के 2 बजे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो क्वालिटी। स्टूडेंट, वीडियो क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो अगर हल्का ब्लर आ जाए तो कैमरामैन आज नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं कुछ बेसिक विमाओं की ओर। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब उस मीटर में चाहे आपकी ऊंचाई मापी जाए, ठीक है, चाहे आपकी चौड़ाई मापी जाए, तो सबकी जो विमा है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है n। तो लंबाई की कितनी होगी, n। ओके, द्रव्यमान की होगी m। डन। ठीक है, उसके बाद जो समय है, समय की होगी t। डन। भाई विमाओं को हम लोग लिखते हैं मोस्टली स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर की विमाओं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कभी रिप्रेजेंट होती है कैपिटल थीटा से, या कभी स्मॉल थीटा से भी हो जाती है। ठीक है, और या कभी कभी क्या है कैपिटल के से भी हो जाती है। अब कैपिटल के आप सोच रहे होगे, भाई कैपिटल के का मतलब क्या है, केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर की 3 विमाओं
होती हैं, टेम्परेचर की 3 विमाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या है इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कैपिटल थीटा, स्मॉल थीटा और केल्विन। ठीक है, उसके बाद ये 4 आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद क्या है विद्युत धारा। विद्युत धारा ही क्या होती है भाई? विद्युत धारा क्या होती है? एम्पियर, कैपिटल है। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 विमाएं तो जो हमारे पास मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियां होती हैं, उनकी हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब 1 बाय 1 करके विमाएं सीखते हैं। ठीक है, और इन 5 के अलावा भी 4-5 और हैं जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसको रब करते हैं। और नोट्स की आप टेंशन बिल्कुल न मत लीजिएगा। क्या हुआ? नोट्स की आप टेंशन, ये स्टूडेंट चुहा था रात के 2 बजे। हाँ, मैं कह रहा हूँ नोट्स की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिएगा, हम उसी पे क्या है आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मैं इसको रख करके जो है आगे अपने लेसन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो 1 घंटे का होने वाला है, और इस वीडियो में हम कंप्लीटली डायमेंशंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मान लो अगर वेग है, तो वेग की विमा आप निकाल लोगे कैसे? भाई वेग है हमारे पास विस्थापन, विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विस्थापन जो होता है उसे आप लेंथ मानते हो, सिंपल सी बात है। आगे हम डेफिनेशन में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विस्थापन का जो विमा है वो हुआ कैपिटल एल। डन। समय की जो विमा है वो हुई कैपिटल ई। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा? जो ये टी है ये जाएगा जस्ट सीधा ऊपर। ठीक है, दोबारा फिर सुनो, टी जाएगा जस्ट सीधा ऊपर। अब टी जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी डायमेंशन टी माइनस वन हो जाएगी, और वेग की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी? एल टी माइनस 1 होगी। तो पहले वे तो बेसिक थी, उनके अलावा ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो इससे पहले मैंने डायमेंशंस लिखी थी मुझे नहीं लगता कि वह आपको याद करनी हो, बस उसमें से थोड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड थी वो हो सकती है कि टेम्परेचर की हो, क्योंकि टेम्परेचर की विमाओं को हम 3 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा? कैपिटल थीटा, स्मॉल थीटा और कैपिटल के। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद हम देखते हैं त्वरण। अब त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग बटे समय। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, वह तो यहाँ पे जो वेग होता है वो विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतर होता है, और लेकिन मुझे विमा निकालनी है तो मैं सिंपल करके लिख रहा हूँ कि वेग अपॉन समय। अब वेग की जो डायमेंशन है अभी हमने फाइंड आउट की, कितनी होती है? एल टी माइनस 1। समय की कितनी होती है? टी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये टी फिर से ऊपर जाएगा और हमारी जो त्वरण की विमा है वो हो जाएगी एल टी माइनस 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इको इफेक्ट हल्का अभी भी आ रहा होगा। हम लगातार अमेजोन और फ्लिपकार्ट से क्या है जो एकॉस्टिक फोम सीट है वे लगातार मंगा रहे हैं, कुछ लग गई है और कुछ लगनी बाकी है। तो इसलिए जब तक ये सब सीट्स नहीं लग जाती तो प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है, और हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 हम धीरे धीरे करके अपनी स्टूडियो को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बल। अब बल क्या होता है भाई? बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, अब अगर हम इसकी विमा लिखे तो क्या होगी हमारे पास? द्रव्यमान की क्या होती है? m। द्रव्यमान की क्या होती है? m, और त्वरण की हमने अभी लिखी कितनी? एल टी माइनस 2। ठीक है, इसके बाद मैं निकाल लूंगा कार्य की विमा।
कार्य की विमा, तो क्या होता है कार्य, बल गुना दूरी। अब बल कितना है मेरे पास, बल की है m l t माइनस 2, और दूरी कितनी आएगी मेरे पास, दूरी l है। तो फाइनली इसकी जो विमा है वो आएगी m l की 2 t की माइनस 2। तो स्टूडेंट ये थी कुछ बेसिक विमाएं। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल नीट का एग्जाम हमारा हुआ है, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि उसमें जो फिजिक्स था वो इतना सिंपल था। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो जनवरी तक, क्योंकि हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर वीडियो तो इतनी लेट आता है। भाई वीडियो लेट आने का कारण यही है कि अभी हम ये सोच रहे थे कि पहले पूरे ही एक्रोस्टिक फॉर्म लगा दी जाए और तब वीडियो स्टार्ट की जाए, पर लेकिन कोई नहीं, हम धीरे धीरे मंगा रहे हैं और धीरे धीरे हम वीडियो को अपलोड कर लेंगे। आज के बाद डेली आपके चैनल पर आपके लिए, ठीक है, लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। तो डियर स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब मैं नोट डाल के एक बात आपको और बता दूं कि हमारे पास चाहे उष्मा हो या ऊर्जा, और ऊर्जा भी कौन सी हो, कैसी भी हो, ऊर्जा कैसे भी हो, चाहे वो आपकी गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है, वो कैसी भी ऊर्जा हो, कैसी भी आंतरिक ऊर्जा हो, तो सबकी विमा सेम होती है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, बल आघूर्ण हो, भाई उष्मा हो, ऊर्जा हो, बल आघूर्ण हो या कार्य हो, ठीक है, इन सब की जो डायमेंशन है वो m l की 2 t की माइनस 2 होती है। तो डियर स्टूडेंट ये सारी की सारी विमाएं आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ विमाएं और लिख देता हूं, जैसे दाब, दाब, ठीक है, कोमा प्रतिबल, दाब कोमा प्रतिबल, कोमा प्रत्यास्था गुणांक, कोमा प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक में 3 गुणांक आते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, एक आता है मेरे पास आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, जिसे हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आता है मेरे पास दृढ़ता गुणांक, ठीक है। तो दाब हो, प्रतिबल हो, प्रत्यास्था गुणांक हो, और प्रत्यास्था गुणांक में तीनों में से कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ऊर्जा घनत्व हो, ऊर्जा घनत्व हो, और उसके बाद मैं एक दो और देख लेता हूं आपके लिए। ठीक है, बस इतने काफी है। इनकी होती है m l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। ये I कहां से, मैं आपको बता देता हूं, चलो मैं आपको निकाल कर बता देता हूं कि ये डायमेंशन I कहां से, भाई ये होती है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब दाब क्या होता है, दाब तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल ही, ठीक, ठीक है। अब इसकी डायमेंशंस कैसे लिखोगे, m l t माइनस 2 अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या लिखोगे आप, l की 2। अब डियर स्टूडेंट ऊपर एक l है, नीचे l की 2 है। अब जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, m l माइनस 1 t माइनस 2। स्टूडेंट अपने आप में ये जो टोटल विमाएं हैं काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और ये आपको याद होनी चाहिए। इनके अलावा मैं 2 से 3 विमा और लिखूंगा आपके लिए, जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट उतार सकते हो, और मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो
मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से पहले ही वीडियो को ख़त्म करके और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ विमाओं के बारे में, ठीक है। तो अब मैं 2 से 3 विमा के लिए और लिखने वाला हूँ जो आपकी याद होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, ठीक है। अब विमा जो है, एक होता है आवेश। आवेश आवेश की जो विमा है भैया, आवेश का मात्रा होता है कितना होता है, कूलाम होता है। तो इसकी जो विमा है वो होती है AT। कितनी होती है, AT, ठीक है स्टूडेंट। अब इनके अलावा, अब देखो हम रात को वीडियो शूट कर रहे हैं और जो एक कुत्ते हैं भोग है, ये अभी भी हमारी वीडियो में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो है अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए। भाई ये बीमाएं तो काफ़ी होगी, एक बीमाएं आप और लिख सकते हो डायरेक्टली, ये भी आपको याद होनी चाहिए। शांत गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत गुणांक, शांत गुणांक की विमा होती है ML-1 T-1। अब आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आई, मैं बता देता हूँ। स्टोक्स का नियम होता है F = 6 पाई ईटा RV, आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर शांत गुणांक ईटा की आपको डायमेंशंस चाहिए तो F/6 पाई RV, अगर आप लिख लोगे इसके डायमेंशंस तो कितनी आएगी, ML-T-2। 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है, R की डायमेंशन L और V की डायमेंशन LT-1। एक L से एक L कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। और ये फाइनली रिजल्ट आया ML-1 T-1, ठीक है स्टूडेंट। और इनके अलावा मैं आपके लिए 3 मात्रक लेकर और आता हूँ, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन उनसे पहले मैं आपके लिए कुछ विमाएं ऐसे लिखता हूँ, कुछ राशियाँ ऐसी लिखता हूँ जिनकी अपने आप में कोई विमा नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उनमें से वैसे तो बहुत सारी हैं, पर लेकिन अभी मैं आपके सामने कुछ बेसिक लिख देता हूँ। विकृति, अपवर्तनांक, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। डियर स्टूडेंट, घनत्व की होती है विमा, और लेकिन आपेक्षिक घनत्व की कोई विमा नहीं होती है। अब विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, चाहे आप कोण लो चाहे घन कोण लो, ठीक है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो ये कोण और घन कोण है, इनमें से एक जो है नीट 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें क्या है, उसने ये पूछा था कि इसकी विमा और मात्रक बताइए। तो कोण के मात्रक होते हैं, घन कोण का मात्रक होता है, और लेकिन इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, ठीक है। तो कोण हुआ हमारे पास, घन कोण हुआ, इसके बाद विकृति हुई, अपवर्तनांक हुआ, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वे इस चीज को पढ़ेंगे 12th में। और आपेक्षिक वैद्युतशीलता को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। जब हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे 12th क्लास के, तो आपको हम बता देंगे कि परावैद्युत पदार्थ और परावैद्युतांक क्या होता है। तो चलिए मैं आपकी जानकारी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। फोन लगा के, पानी की प्यास बहुत लग रही है। परावैद्युतांक तो परावैद्युत पदार्थ आपका होता क्या है भाई। परावैद्युत पदार्थ हमारे पास एक अचालक पदार्थ होता है जिसमें धारा का प्रवाह आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो मार्कर है, मैंने इसे रगड़ना स्टार्ट कर दिया ऐसे, तो क्या होगा, इस पर चार्ज आ जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा,
और वो आवेश इधर से इधर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये पदार्थ क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट विमा ये वाली थी, कुछ मैं और लिख देता हूँ। आपेक्षिक चुंबकशीलता भी उसी कैटेगरी में आता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता और पॉइसन अनुपात, पॉइसन अनुपात आदि, इन सब की कोई विमा नहीं होती है। तो क्या लिख दोगे आप कि इनकी विमा कितनी होती है, एम के 0, एल के 0 और टी के 0, या आप लिख सकते हो नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। इन सब की क्या है, कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, तो आप इनको उतारिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है और जितनी विमा मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, आपको एटलीस्ट ये याद होनी चाहिए। और इन विमाओं के अलावा आपको 3 मात्रक और याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल, सी और आर। ठीक है, इनके मात्रक आपको याद होने चाहिए। एल का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल ई माइनस चिन्ह लगता रहेगा, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, सी क्या होता है, क्यू अपॉन वी, और आर क्या होता है, वी अपॉन आई। अगर आप इसका मात्रक लिखो तो मात्रक आता है वोल्ट सेकेंड अपॉन, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि इन्हीं 3 मात्रक को हम क्यों लिख रहे हैं। आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इन तीनों की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो एल जहां भी आएगा उसका मात्रक आप लिख सकते हो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। ओके, जहां सी आएगा वहां आप लिख सकते हो कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, कूलाम प्रति वोल्ट। और इस कूलाम प्रति वोल्ट को आप लिख सकते हो भाई क्यू बराबर कितना होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, तो लिख सकते हो एम्पियर, एम्पियर सेकंड अपॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही इसे लिख सकते हैं हम वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक मात्रक है हमारे पास जो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली कि आर अपॉन एल, एल अपॉन आर, अंडर रूट एल अपॉन आर, अंडर रूट सी आर, अंडर रूट सी अपॉन आर। ठीक है, इनसे ही कम से कम 15 से 20 मात्रक और विमाएं बनते हैं और वो आपको इनके बारे में डिस्कस करा सकता है। मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको डिस्कस करता हूं। ठीक है, जैसे मान लो उसने आपको कहा कि L बटे R का विमीय सूत्र बताइए। तो अगर आपको ये मालूम है कि L का मात्रक क्या है, जैसे मान लो पहले आप मात्रक लिख सकते हो कि L क्या है, L है वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर बटे जो R है वो क्या है, वो है वोल्ट अपॉन एम्पियर। इस एम्पियर से ये एम्पियर कैंसिल आउट हुआ तो L अपॉन R जो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, वोल्ट सेकंड बटे वोल्ट। ठीक है, इस वोल्ट से ये वोल्ट भी कट गया, खाली क्या बचा सेकंड। तो L अपॉन R की जो विमा आएगी वो कितनी आएगी, T आएगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये तीनों फॉर्मूले हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में इनसे रिगार्डिंग क्या है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें जल्दी से नोट कीजिएगा।
आशा करता हूँ कि आपने ये सब क्या है नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको एक से दो चीज अभिमाओं के बारे में हम और बता देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक दो और लेके चल देता हूँ। जैसे आपसे उसने पूछा कि RC की विमा कितनी होगी, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे RC। तो R क्या होता है, R होता है वोल्ट अपॉन, भाई आप कितना होता है V अपॉन I, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, क्योंकि हम जानते हैं कि R क्या होता है V अपॉन I होता है, ठीक है। और जो C होता है वो क्या होता है, वो होता है, अभी लिखा है मैंने, एम्पियर, एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट। इस वोल्ट से वोल्ट कट गया, एम्पियर से एम्पियर कट गया, तो RC की जो विमा आएगी वो कितनी आएगी, T आएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी आपके लिए 3 मात्रक लिखे वे कितने हेल्पफुल हैं ऐसे क्वेश्चंस को मिनट में चुटकी में सोल्व करने के लिए। तो ऐसे ही हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को आप उन बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जो नीट की प्रिपरेशन अपने खर्च पे नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके लिए लेकर आए हैं द्रोणा और एकलव्य बेंच, ठीक है, जो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वही विमाओं के बारे में जितना भी बेसिक्स था मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत बताता हूं जिसे हम बोलते हैं होमोजेनिटी रूल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विमा समांगीयता सिद्धांत। क्या बोलते हैं, विमा समांगता सिद्धांत। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, ठीक है भाई, ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी भौतिक समीकरण है तो उस भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की जो विमा है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि प्रत्येक पद की विमा समान होने से क्या मतलब है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई भौतिक समीकरण है, मैं कह रहा हूं कि ये कोई भौतिक समीकरण है, a प्लस के bt प्लस के ct स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट अपने आप में ये एक पद है, अपने आप में ये एक पद है, अपने आप में ये भी क्या है, एक पद है। ध्यान रहे b और t को आप अलग अलग पद कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि ये हम क्या है इसको एक पद मानेंगे, ठीक है। जिनके बीच प्लस या माइनस का चिन्ह होगा उन्हें हम क्या मानेंगे, उन्हें मानेंगे पद, ठीक है। एक पद हमारे पास ये होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि y की विमा बराबर होनी चाहिए किसकी, a की विमा बराबर b t की विमा और बराबर c t स्क्वायर की विमा। अगर ये कोई भौतिक समीकरण है तो ये आपके पास क्या है, इसको फॉलो होना चाहिए। इसको फॉलो होने से क्या मतलब है कि हमारे पास y की विमा बराबर होनी चाहिए a की विमा, बराबर होनी चाहिए b t की विमा और बराबर होनी चाहिए c t स्क्वायर की विमा। मतलब इस भौतिक समीकरण में जितने भी पद
आपके सामने लिखे हुए हैं, सबकी विमा क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए, अगर ये एक भौतिक समीकरण है। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, विमा समांगता सिद्धांत कहते हैं। इसका यूज क्या है, मैं आपको जस्ट अभी एक एग्जांपल लेके इसका यूज बता देता हूं, आपको भी पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक इसे आप नोट कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये काम करता कैसे है। तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेके इस चीज को क्या है डिस्कस करने वाला हूं कि ये आखिरकार काम करता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कितना है मेरे पास, मान लो कोई इक्वेशन है v इक्वल्स टू at प्लस b t स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि a व b की विमा ज्ञात कीजिए, a व b की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि विमा समांग सिद्धांत क्या कहता है। एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। ठीक है, तो अगर मुझे a की विमा निकालनी है तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये क्या कहता है v की विमा बराबर कितना होगा at की विमा। अब चाहिए किसकी, भाई विमा चाहिए हमें a की, तो कैसे निकाल लेंगे, तो जो a की विमा है वो हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी v अपॉन t की विमा। ठीक है, अब v की जो विमा है वो कितनी आएगी, वो आएगी l t माइनस 1 अपॉन t, और कितनी आएगी l t माइनस 2। ये t ऊपर चला गया, तो जो हमारे पास a की विमा थी वो कितनी आई, l t माइनस 2 आई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल है, विमा समांगता सिद्धांत। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास b की विमा है वो कितनी होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप जो है कि v की विमा बराबर किसकी विमा, b t स्क्वायर की विमा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से जो b की विमा आएगी वो कितनी आएगी, v अपॉन टी स्क्वायर की विमा। ठीक है, आगे कितना आएगा मेरे पास, ये v कितना है l t माइनस 1 अपॉन t की 2, और ये भी ऊपर जाके कितना जाएगा l t माइनस 3। कैसे, v की कितनी होती है, l t माइनस 1 होती है, और t स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये भी आपको क्या देगा, t की माइनस 2 देगा। तो फाइनली ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, फाइनली हो जाएगी एल टी माइनस 3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और मैं इसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और डिस्कस करता हूं। काफी इंपॉर्टेंट है और कितनी ही बार वो डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए मैं क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आपके लिए और ले लेता हूं, और आपको ये सिद्धांत अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। और स्टूडेंट देखो वीडियो काफी बड़ी होगी, क्योंकि मैं 1 बाय 1 करके एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा रहा हूं, और फिर कंसेप्ट समझाने के बाद लगातार उस कंसेप्ट पर क्या है मैं आपको एग्जाम्पल भी लेकर के बता रहा हूं। तो देखो वीडियो तो बड़ी होगी पर लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए
एक समीकरण होती है वांडर वाल्स गैस समीकरण। ठीक है, अब वांडर वाल गैस समीकरण जो होती है वो होती है P पंजाबी यार P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT। ठीक है, और इसमें मोस्टली वो आपसे पूछता है कि A व B की विमा ज्ञात कीजिए, ए व बी की विमा ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको अच्छे से पता है कि विमा समांगता सिद्धांत क्या होता है तो आप जो है इसे डिस्कस कर सकते हो, और अगर आप नहीं जानते तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि अब आप पढ़ रहे हो राहुल रावत सर से, तो अब प्रॉब्लम होनी नहीं है। हम जानते हैं कि विमा समांगता सिद्धांत क्या होता है, एक पद ये रहा और एक पद पूरा पूरा क्या है ये रहा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें ए की विमा ज्ञात करनी है तो हम जानेंगे क्या कि भाई जो P है मतलब प्रेशर है, P की विमा वो बराबर आएगी किसके, A अपॉन V स्क्वायर की विमा के। ठीक है, अब यहां से विमा निकालनी किसकी है, A की निकालनी है। V स्क्वायर कहाँ है, भाग में, इधर जाकर कहाँ चला जाएगा, गुना में। तो जो A की विमा होगी वो कितनी आएगी, P V स्क्वायर की विमा। ठीक है, तो A की जो विमा आएगी फाइनली मेरे पास। ठीक है, अब दाब देखो, अब डायरेक्टली आ गया दाब। ठीक है, मैंने कहा था कि भाई दाब की विमा आपको पता होनी चाहिए, और अगर दाब की विमा आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप निकाल भी सकते हो। दाब क्या होता है, F बटे A होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, और ये कितना आएगा V स्क्वायर। अब दाब की बल की क्या होती है, M L T माइनस 2, क्षेत्रफल की कितनी होती है, L की 2, और वही आयतन की होती है L की 3, और ऊपर क्या चढ़ रही है, घात लग रही है। तो फाइनली कितना होगा M, ठीक है, L एक ही रहा। अब हमारे पास कितना है, अगर घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 दूनी 6, तो L की 6 आएगा। ठीक है, और T की माइनस 2, और अपोन में क्या आएगा, L की 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक L की पावर ये रही 6, ये रही 6 और 1 7। अब 2 जब ये ऊपर जाएगी तो कितनी बच जाएगी, फाइनली 5 बच जाएगी। M L की 5 और T की माइनस 2। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि 5 कैसे आई है, मैं बताता हूँ आपको। 6 और 1 7 होगी। अब 2 ये ऊपर जाएगी तो निगेटिव की हो जाएगी, और 7 में से 2 जाके 5 बचेगा। तो A की विमा आपके पास ये होने वाली है। मोस्टली तो क्वेश्चंस में ज्यादातर वो A की पूछता है, पर लेकिन मैं आपको A और B दोनों की अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। B की कितनी होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये V और B लिखा हुआ है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो कोई भी पद केवल और केवल तभी जुड़ सकते हैं या तभी घट सकते हैं जब प्रत्येक पद की विमा क्या हो, एक समान हो। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो V की विमा आएगी वो बराबर होनी चाहिए किसकी, B की विमा के। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो B की जो विमा आएगी मेरे पास वो आएगी L की 3, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, L गुना L गुना L, तो कितना आएगा L की क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास आपने सीखा कि विमा समांगता सिद्धांत क्या होता है। मैं आपको होमवर्क के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक आपको बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तो
अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, कोई भौतिक समीकरण है x इक्वल्स टू at स्क्वायर bt की घात 3, ठीक है। और इसमें जहां हमारे पास क्या है x मीटर में या आप बोल सकते हो कि x क्या है, दूरी है, और t क्या है, समय है, ठीक है। और इसमें से वो a व b का विमीय सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि जो a और b है उसकी विमा आखिरकार कितनी होगी। तो आज हमने जो है विमा समांगता सिद्धांत कंप्लीट कर लिया है, इसको आप जल्दी से उतारिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं विमाओं के अनुप्रयोग। ठीक है स्टूडेंट, देखो वीडियो कम से भी कम ये 1.5 से 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है, पर लेकिन ये वीडियो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और बहुत ही बेसिक वीडियो से, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग, ठीक है। अब विमाओं के अनुप्रयोग का मतलब क्या है भाई, जो हमने विमाएं पढ़ी हैं उनका फिजिक्स में क्या योगदान है और किस तरह हमारे लिए क्या है यूजफुल होती है। तो सबसे पहले जो विमाओं का उपयोग है वो क्या है, वो है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो जांच करने से मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास कोई भौतिक समीकरण है और आपको ये देखना है कि ये भौतिक समीकरण सही है या गलत है, तो उसका एक बहुत ही बेसिक रूल है, ठीक है। आप ये देख सकते हो जस्ट कि उस भौतिक समीकरण में जितने भी पद लिखे हुए हैं क्या उनकी सबकी विमाएं समान है। अगर समान है तो इसका मतलब क्या है, आप एकदम से बोल सकते हो कि भाई ये भौतिक समीकरण सही होगी, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि प्रत्येक पद की विमा समान नहीं है तो फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास ये भौतिक समीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जांपल लेके आपको इसको डिस्कस करता हूं कि आखिरकार जो ये काम करता कैसे है, ठीक है। तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि ये क्या कहता है कि यदि किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान है, तब वह भौतिक समीकरण सत्य होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि v इक्वल्स टू u प्लस at है, ठीक है। ये हमारा गति का पहला समीकरण है और हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास भौतिक समीकरण है ये सही है या नहीं है। तो
विमा समानता सिद्धांत क्या कहता है कि इसकी विमा बराबर होनी चाहिए, इसकी विमा बराबर होनी चाहिए इसकी विमा। तो इस भौतिक समीकरण में 3 पद हैं, 1 2 एंड 3। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो a इंटू टी लिखा हुआ है, तो मैंने अभी बताया कि आप भौतिक समीकरण में पद काउंट करते कैसे हैं। देखो, अगर किसी के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो हम उन्हें क्या है, पद मान लेते हैं। अगर किसी के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो उन्हें हम पद नहीं मानते, अलग अलग। जैसे मान लो लिखा हुआ है ए टी सी, तो प्लस कितना है बी टी, तो अपने आप में एक पद ये है और एक पद ये है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें मान बैठे हो कि नहीं जी इसमें तो 5 पद है, तो इसमें कुल 2 पद थे, ऐसे इसमें 3 पद हैं। तो बस आप क्या देखो कि इस पद की विमा मतलब कितनी है भाई, v की विमा कितनी आएगी, वेग है तो LT माइनस 1 होगी। हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस AT में जो v है वो अंतिम वेग है, u है वो प्रारंभिक वेग है, a है वो त्वरण है और t है वो समय है। तो v की विमा कितनी आएगी, LT माइनस 1। u की जो विमा आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, वो भी LT माइनस 1 ही आएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास AT की विमा है वो कितनी आएगी भाई, a क्या है, त्वरण है, LT माइनस 2 और t कितनी होती है t, तो इसकी भी कितनी आएगी, LT माइनस 1 ही आएगी। तो आप देख पा रहे होगी इसकी विमा और फाइनली इसकी विमा, तीनों की विमा क्या है, इक्वल आ गई है। तो आप बोल सकते हो कि ये भौतिक समीकरण क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक पद की जो विमा है वो क्या है, एक समान है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यह है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि चूंकि इस समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान है, अतः यह भौतिक समीकरण सत्य है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट, ठीक है, अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ में। देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि 1 बाय 1 करके आपका एक एक कंसेप्ट, आपका एक एक डाउट क्या है हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको और बता देता हूं कि s बराबर ut प्लस हाफ AT² गति का दूसरा समीकरण है, और आपको ये बताना है कि ये समीकरण सही है या नहीं है, ठीक है। तो वही सिंपल कंसेप्ट है। इसमें कितने पद हैं, इसमें 3 पद हैं, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पूरा पद ये रहा, ठीक है। और जब भी हम विमाएं निकालते हैं तो जो हमारे पास कोई नंबर वैल्यू होती है 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, कोई फिक्स कांस्टेंट होते हैं, जैसे मान लो पाई है, ठीक है, ये इस तरह की इनकी कोई विमाएं नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले क्या है मेरे पास, जो s की विमा है, अब s यहाँ पे क्या है, दूरी है, उसकी कितनी होगी l, ठीक है। ut की जो विमा है वो कितनी होगी मेरे पास, LT माइनस 1 किसकी होगी, u की, और t किसकी होगी, t की। तो कितना आएगा, खाली l आएगा, ठीक है। अब कितना आएगा मेरे पास, AT² की जो विमा है वो कितनी आएगी मेरे पास भाई, a की क्या होती है, LT माइनस 2 होती है, और T² कितनी आएगी, t की 2, और ये फाइनली कितना आएगा मेरे पास, l आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि s की विमा, फिर ut की विमा और फिर AT² की विमा, तीनों की विमाएं क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो आप अपने शब्दों में ये बोल सकते हो कि ये भौतिक समीकरण क्या है, सत्य है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो लगभग 1 घंटे का हो चुका है और अभी इस वीडियो में 1 घंटा और बाकी है।
ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस पूरे 2 घंटे की वीडियो आप देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि विमाओं के रिगार्डिंग आपकी कोई और क्वेरी होगी, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। तो ये है गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। बस आपको ये बतानी है कि ये क्या ये भौतिक समीकरण सही है या नहीं है, और प्रत्येक पद की जो विमा है वो समान आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और प्लीज आप मुझे ये भी बताइएगा कि इस भौतिक समीकरण में कितने पद हैं। अगर आप मुझे बता देते हैं कि इस भौतिक समीकरण में कितने पद हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो प्लीज ये बताइएगा कि इस भौतिक समीकरण में आखिरकार पद कितने हैं। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चों को क्लियर हो रहा है। तो अगर कोई डियर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिएगा, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कितने पद हैं। मैं इससे ही समझ जाऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो था हमारा पहला अनुप्रयोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की। ठीक है, विमाओं की सहायता से अब आप और क्या कर सकते हो। ठीक है, विमाओं की सहायता से दूसरा जो अनुप्रयोग है वो क्या है, एक प्रणाली के मात्रकों को दूसरी प्रणाली के मात्रकों में बदलना। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये हमारे लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। और विमाओं की सहायता से आप क्या है, ठीक है, भौतिक राशियों के मात्रक चेंज कर सकते हो। अब वो कैसे करते हैं, ठीक है, तब तक मैं मार्कर में डाल दूं, क्योंकि वीडियो बनते बनते क्या है 1 घंटा हो गया है कम से कम। ठीक है, और अगर मार्कर में इंक नहीं होती है तो वीडियो की जो क्लैरिटी है वो सही से नहीं आ पाती है, तो इसलिए मार्कर में इंक डाल देता हूँ जिससे कि क्या हो, वीडियो में अच्छी क्लियरिटी आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हमारा काम हो गया है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ये काम करता कैसे है। ठीक है, देखो आपको हमने मात्रक में बताया था कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, NU होता है, और ये अपने आप में क्या है, नियतांक भी होता है। नियतांक का मतलब क्या है कि अगर आप N1 U1 करते हो तो बराबर किसका आएगा, N2 U2 के। ठीक है, मतलब ये कहता है कि अगर आप किसी भौतिक राशि का आंकिक मान बदलते हो तो उसका मात्रक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और किस तरह चेंज होता है, इनवर्सली फॉर्म में चेंज होता है कि अगर आप आंकिक मान बढ़ाते हो तो मात्रक घट जाएगा, और अगर आप मात्रक बढ़ाते हो तो आंकिक मान घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं कि जो ये विमाएं हैं ये एक प्रणाली के या एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में कैसे चेंज करती है। ठीक है, अब मान लो आपके पास क्या है, कोई भौतिक राशि है, कोई क्या है, भौतिक राशि है जिसकी जो विमा है वो कितनी है, m की a, l की b और t की c है। ठीक है, तो और एक पद्धति में जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, n1 है, मतलब न्यूमेरिकल मान उसका n1 है, और दूसरी पद्धति में आपको क्या है, n2 ज्ञात करना है। तो उसका मैं आपको सिंपल फॉर्मूला लिखता हूं कि जो n2 है वो बराबर होता है n1 m1 अपॉन m2 की विमा a या घात a कह सकते हो, L1 अपॉन L2 की विमा b। ठीक है, और T1 अपॉन T2 की विमा c। ये मेरे पास बहुत ही
चर्चित सूत्र है। अब इस सूत्र का मैं यूज करूंगा कैसे, पहले तो मैं आपको क्या है डेस्क्रिप्टिव बताऊंगा, ठीक है, फिर आप जो है उस चीज को शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चंस में आपसे इसने बोल दिया कि एक न्यूटन को डाइन में बदलिए, ठीक है, या परिवर्तित कीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप इसको करोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसको मैं लॉन्ग मेथड से करा रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखो कि जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि क्या है हमारे पास, भौतिक राशि है बल, क्या है भौतिक राशि, बल है। फिर आप लिखो उसकी विमा, विमा कितनी होती है बल की, mL/T-2 है। अब आपको पता चल गया, देखो यहाँ पे तो ये घातें कितनी आ रही है, ABC आ रही है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि अब mL और T की घात कितनी कितनी है, ठीक। अब उसके बाद आप लिखोगे N1 का मान कितना है, 1 है, और आपको N2 का मान निकालना है, भाई ये 1 न्यूटन है N1 का मान, और आपको N2 का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करो, इसको पहले क्या अच्छे से उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, मैं कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो न्यूटन है वो कैसा मात्रक है और डाइन है वो कैसा मात्रक है। वही न्यूटन है हमारा MKS मात्रक, इसे हम SI मात्रक भी बोलते हैं। और जो हमारे पास डियर स्टूडेंट, वीडियो में थोड़ा पॉज आया था, एक स्टूडेंट जो है मुझसे डिस्कस करने के लिए आया था कुछ, तो चलिए मैं फटाफट इसको कर देता हूँ, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया है, बच्चे आने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे सामने 5 मिनट है, ठीक है। वैसे वो वीडियो होगा, मैं इस वीडियो को बाकी कल बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डेस्क्रिप्टिव मेथड में कर रहा हूँ, आप जो है शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी क्वेश्चन की। तो सबसे पहले ये आपके पास क्या है, फर्स्ट सिस्टम है, ये आपके पास सेकंड सिस्टम है। अब फर्स्ट सिस्टम आपको मानना किसे है, भाई फर्स्ट सिस्टम आपको उसे मानना है जिसमें आपका मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड सिस्टम क्या होगा, सेकंड सिस्टम आपका वो होगा जिसमें आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट सिस्टम है मेरे पास MKS और सेकंड सिस्टम है मेरे पास CGS, ठीक है। तो MKS में हमारे पास कितना है, M1, भाई L1 और T1, ये M2, L2 और T2, लिखे कैसे जाएगा, MKS में M1 कहीं में होता है किलोग्राम में, L1 कहीं में होता है मीटर में, और T1 कहीं में होता है सेकंड में। ऐसे ही M2 कहीं में होगा ग्राम में, L2 कहीं में होगा सेंटीमीटर में, और T2 कहीं में होगा सेकंड में, ठीक। अब आप जो है इस सूत्र को डायरेक्टली लगा सकते हो, N1 M1 अपॉन M2, पावर कितनी आएगी मेरे पास, पावर 1, क्यों, देखो पावर ना इसकी लिखी जाएगी जो यहाँ पे विमा है, ठीक है। अब M की कितनी है, 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। L1 अपॉन L2 की कितनी है मेरे पास, ये भी 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। T1 अपॉन T2 की कितनी है मेरे पास, -2 है, तो हम लिख सकते हैं कितना भाई, N1 का मान कितना है, 1, M1 कितना आएगा मेरे पास, किलोग्राम, ग्राम, L1 कहीं में है आपका मीटर, L2 है आपका सेंटीमीटर में, पावर आपकी 1 ही है, इसकी पावर 1 ही है आपकी, और ये सेकंड, और ये भी क्या है, सेकंड है, और पावर कितनी है आपकी, -2 है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम क्या काम करेंगे, इसको चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर किलोग्राम है, नीचे ग्राम लिखा हुआ है, तो ये कितना आएगा, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है। ऊपर कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर अपॉन
सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड कट गया। एक की घात कुछ भी हो उसकी वैल्यू एक ही होती है। इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ जाएगा, ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा। और आगे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो n2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 इंटू 1000 10 की घात 3 होता है, 100 10 की घात 2 होता है। ठीक है, तो n2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 गुना 10 की घात 5 और मात्रक कितना आएगा, मात्रक आएगा डाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास विमाओं का सेकंड अनुप्रयोग, जिसमें हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलते हैं। तब तक आप इसे उतारिएगा, मैं एक दो एग्जाम्पल इसका और लेके आपको समझाने वाला हूं। हेलो स्टूडेंट, तीसरा जो अनुप्रयोग है वो ये वाला है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अगर आपको ये मालूम है कि कोई भौतिक राशि किन किन अन्य राशियों पर निर्भर करती है, तब आप उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए हमारे पास सरल लोलक है, जो सिंपल पेंडुलम होता है। ठीक है, उसका जो आवर्तकाल है वो निर्भर करता है, मान लो किस पर, धातु की लंबाई L, ठीक है, गोलक का द्रव्यमान m और गुरुत्व त्वरण किस पर, G पर। ये तीन राशियां हैं जो हमने दी हैं कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो इन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो अगर आपको ये मालूम है तो हम लोग क्या काम करते हैं, इनकी ना कुछ घातें मान लेते हैं। जैसे मान लो m की घात आपने x मान ली, L की घात आपने y मान ली और G की घात आपने z मान ली। ठीक है, आपको ऐसे ही मानना होता है। वो न्यूमेरिकल्स में आपको देगा कि कोई भौतिक राशि इन इन राशियों पर निर्भर करती है। तो जिन जिन राशियों पर वो निर्भर कर रही है उसकी पावर आप खुद से मान लो x y z। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, P इक्वल्स टू हम लिखेंगे k m की x l की y और g की पावर z। ठीक है, जहां k क्या है, जहां k विमाहीन नियतांक है। मतलब जहां k एक नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं है, ये क्या है, विमाहीन है। तो अब क्या काम कर रहे हैं हम, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, जब आप दोनों पक्षों की विमा लिखोगे तो कैसे लिखेंगे भाई, t की में तो t है, ये तो t है मेरे पास। ठीक है, m की क्या है मेरे पास, m और ऊपर पावर कितनी है मेरे पास, x। l की विमा l होगी क्योंकि लंबाई है, पावर कितनी होगी, y। अब ये जो g है ये है गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण की जो विमा होती है वो होती है l t-2 और इसकी जो पावर है वो हमारे पास कितनी है, z है। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए m l नहीं है तो हम लोग क्या काम करते हैं, इधर खुद से मान लेते हैं m की 0, l की 0, t की 1। इधर क्या लिखते हैं हम, m की x। सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या है, और तो यहाँ पे m है नहीं। अब l, अब जरा देखिए स्टूडेंट, l की एक पावर तो ये रही y और l की एक पावर यहाँ से आएगी z, तो कितनी आएगी, y प्लस z और t की पावर माइनस के 2z। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, घातों की तुलना करेंगे। इधर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, घातों की तुलना करने पर, जब आप घातों की तुलना करते हो, इधर देखिएगा m की घात कितनी है x, इधर कितनी है m की घात 0, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 0। दोबारा एक बार फिर सुनिएगा, इधर m की पावर 0 है, इधर m की पावर x है, तो x बराबर 0। इधर l की पावर कितनी है, y प्लस z है, इधर l की पावर कितनी है, 0 है, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, y प्लस z बराबर 0। मान लीजिए ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब इधर आ जाइए आप, जो है इधर t की पावर कितनी है, -2z है, इधर t की पावर कितनी है, 1 है, तो -2z बराबर कितना आएगा, 1 और z की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 और भी कहीं का माइनस का। तो आपके पास क्या है, x का मान आएगा
जेड का मान आ गया। अगर जेड का मान आप समीकरण 2 में रखते हो तो आपका वाई का मान भी आ जाएगा। तो जेड का मान समीकरण किसमें भाई 2 में रखने पर जब आप रखोगे तो कितना आएगा वाई, जेड की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2 बराबर 0 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई है। ठीक, अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये जितने भी आपके मान आए हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, इसे रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि x, y तथा z के मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप 1 में मान रखोगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा t = k और m की घात कितनी आएगी 0, l की घात कितनी आएगी 1/2 और g की घात कितनी आएगी -1/2। ठीक है, आप देख सकते हो भाई हमारे पास समीकरण क्या थी, m की x, l की y और t की z थी। अब x की वैल्यू आप देख सकते हो 0 है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 1/2 है, वही मैंने यहाँ पे रख दी, और g की घात क्या थी z थी, z की वैल्यू कितनी है -1/2 है। ठीक है, तो कितना है मेरे पास k, m की घात 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, तो l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, तो t की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास k और l/g की पूरी घात कितनी आएगी 1/2 मतलब 1/2। और अगर किसी की घात 1/2 होती है तो इसका मतलब वो चीज क्या है रूट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे प्रयोग द्वारा क्या होता है, क्योंकि जो k का मान आता है वो 2 पाई आता है स्टूडेंट से, तो कितना आएगा t बराबर 2 पाई √L/g। ठीक है, इसकी विमाओं वाले कंसेप्ट की यही कमी है कि ये आपको ये नहीं बताती है कि k का मान ये कहां से आया है, ये k का मान आपको प्रयोग के आधार पे निकालना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट